टी.एस. इलियट की परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता की अवधारणा। टी.एस. इलियट की परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता की अवधारणा को हम देखें तो इलियट ने स्पष्ट किया कि परंपरा का अर्थ रूढ़ि या अंधानुकरण नहीं है, वरन पूर्ववर्ती इतिहास बोध है। परंपरा अविच्छिन्न धारा है जो जातीय जीवन, साहित्य, कला और दर्शन के उत्कृष्ट अंशों को सन्निविष्ट करती जाती है। बिना इस परंपरा को जाने और बिना आधार बनाए कोई कभी सफल कृति नहीं दे सकता। यदि परंपरा को भुलाकर कवि केवल अपने दुख दर्द की गाथा लिखता है तो वह कविता के महत्तर उद्देश्य से अलग हो जाता है। भारत के संदर्भ में तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती परंपरा को आत्मसात किया और श्रेष्ठ कृति का प्रेरणन किया। तुलसी ने यदि नाना पुराण निगमागम सम्मत की बात की तो कामायनी में भी प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की भारतीय मनीषा का उत्तम अंश प्रतिफलित होता है। जहाँ तक निर्वैयक्तिकता की अवधारणा की बात है, इलियट कहते हैं कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रश्न बेईमानी है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। संभव है कि कवि के जीवन में जो संस्कार और अनुभूतियाँ महत्वपूर्ण हो उनका काव्य में कोई स्थान ही न हो, और जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण हो वह कवि जीवन में बिल्कुल तुच्छ हो। परंपरा से विच्छिन्न जीवन बेजड़ अमरबेल की तरह सब दिन पीला रहता है। जड़ के अभाव में अमरबेल पर्याप्त जीवन रस ग्रहण नहीं कर पाती है, फलस्वरूप दौर्बल्य सूचक प्रीतिमा उसकी संगनी बन जाती है। परंपरा की पौध सदैव द्विबीज पत्री होती है, जिसके एक भाग से मूलांकुर तथा दूसरे से प्रारांकुर का विकास होता है। मूलांकुर अधोमुखी भूमिगत और पौधे को टिके रहने के लिए आधार का काम करता है, जबकि प्रारांकुर ऊर्ध्वगामी आकाशधर्मी और पौधे को विस्तार प्रदान करता है। मूलांकुर की खोज खबर लेना ही जड़ों की ओर लौटना है। हर परंपरा की अलग पौध होती है और यह पौध जिस मिट्टी में उगती है वह है संस्कृति। यदि परंपरा के पौध की एक ही प्रजाति चतुर्दिक छाई हो तो उसे बांस की खूंटी को तैयार हो सकती है, लेकिन उद्यान नहीं। परंपरावादी सिद्धांत पर गौर करें तो हम पाते हैं कि व्यक्ति साहित्यकार परंपरा के प्रति अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पित रहता है। आत्मसमर्पण के इसी भाव के अधीन इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक निबंध में किया है। इस लेख का उद्देश्य ही था रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना। यह परंपरा यह इतिहास बोध सहज प्राप्त नहीं हो जाता है। इलियट कहते हैं, ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ़ यू वांट यू मस्ट ओबेटन इट बाय ग्रेट लेबर। जहाँ तक वैयक्तिक प्रज्ञा का प्रश्न है, वो इलियट इसे परंपरा से विच्छिन्न नहीं मानते। उनका मानना है कि परंपरा हमें कुछ सिखाती है। कवि वैयक्तिक क्षमता को अधिक सफलतापूर्वक उजागर कर सकता है। किसी कवि की रचना में सर्वाधिक सशक्त अंश वही होता है जिनमें पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव जोरदार ढंग से व्यक्त हुआ होता है। जिस कवि ने परंपरा को जितना आत्मसात किया, जिसका इतिहास बोध जितना गहन है, उसी कवि ने अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की और श्रेष्ठ कृति को जन्म दिया। लेकिन इसके साथ ही इलियट ने हिदायत भी दी है कि कभी कभी ज्ञान से आक्रांत होने पर काव्य संवेदना कुंद हो जाती है। कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करना अनिवार्य है, साथ ही उसकी प्रगति आत्मोत्सर्ग है। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज ए कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, ए कंटिन्यूअल एक्सटीनेशन ऑफ पर्सनालिटी। इलियट मानते हैं कि किसी कवि या कलाकार की पूर्ण सार्थकता पूर्ववर्ती और समकालीन कवियों कलाकारों की सापेक्षता में ही होती है। जब भी किसी नई कलाकृति की सृष्टि होती है तो पूर्ववर्ती सभी कृतियों का कुछ न कुछ समंजन अनिवार्य हो जाता है। जिस प्रकार रेल के डिब्बे में किसी नए यात्री के आने पर पहले से बैठे यात्रियों को खिसक कर जगह बनानी पड़ती है, वैसे ही जब कोई नई कृति आती है तो पूर्ववर्ती कृतियों के स्थान में कमोवेश परिवर्तन होता है।
किसी का मूल्य घटता है तो किसी का बढ़ता है। इस प्रकार जैसे इतिहास वर्तमान को निर्देशित करता है, उसी प्रकार वर्तमान भी अतीत को निर्देशित करता है। अतः इलियट के विचारों के आलोक में कहा जा सकता है कि परंपरा अतीत से वर्तमान तक एक अविच्छिन्न इकाई है, जिसमें किसी जातीय जीवन की कला, संस्कृति और दर्शन का उत्तम अंश विद्यमान होता है। वैयक्तिक प्रज्ञा इसी परंपरा से संयुक्त होकर ही श्रेष्ठ कृति का प्रणयन कर सकती है। काव्य में व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं होती, वरन परंपरा की ही अभिव्यंजना नए रूप में होती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि व्यक्तित्व का अतिक्रमण न कवि के लिए संभव है और न आलोचक के लिए। पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इमोशनिटी इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप from personality, but of course only those who have personality and emotions know what is it means to escape from these things। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इलियट ने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में और अपने जीवन के उत्तरार्ध में निर्वैयक्तिकता पर विचार किया है। इस पर एजरा पाउंड का प्रभाव दृष्टिगत होता है। एजरा पाउंड ने माना था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। इलियट परंपरा को आवश्यक मानते हैं, जो वैयक्तिकता की विरोधी है। वह साहित्य के जीवंत विकास के लिए परंपरा का योग स्वीकार करते हैं, जिसके कारण साहित्य में आत्मनिष्ठ तत्व नियंत्रित हो जाता है और वस्तुनिष्ठ तत्व प्रधान हो जाता है। साहित्य के रोमांटिक दौर में कविता भावों की अंतःस्फूर्त अभिव्यक्ति थी। इलियट ने इसका विरोध करते हुए घोषणा की, वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति से पलायन है, लेकिन उनका विरोध व्यक्तित्व की सत्ता का निषेध नहीं है, वरन रोमांटिक कविताओं की वैयक्तिकता की अतिशयता का निषेध है। बाद में उनके विचारों में पर्याप्त परिवर्तन हुए। इलियट कवि को सर्जक नहीं, माध्यम मानते हैं। जिस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्लैटिनम उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसी प्रकार कवि के संपर्क से विभिन्न अनुभूतियाँ, संवेदन या भाव नए से नए रूप ग्रहण किया करते हैं, किंतु वह स्वयं उसमें सर्वथा अप्रभावित रहता है। स्वानुभूत संवेदन और भाव सर्वथा भिन्न होते हैं, क्योंकि कवि स्वानुभूत भावों को पूर्णतः आत्मसात करके नए रूप में ढाल देता है। कवि जितना उत्कृष्ट होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। इलियट मानते हैं कि कवि का मन ऐसा पात्र है जिसमें संवेदन, वाक्य, खंड, बिंब आदि सिंचित रहते हैं। सर्जना के क्षण में ये अपना स्वरूप त्याग कर और नए रूपों में संयोजित होकर कला का विग्रह धारण कर लेते हैं। इलियट की धारणा है कि काव्य में भावों की तीव्रता का महत्व नहीं होता, वरन कलात्मक प्रक्रिया की तीव्रता का महत्व होता है, जिसमें विभिन्न भावों का संयोजन या विलयन होता है और वे घुल मिलकर एक हो जाते हैं। चूँकि इलियट भावों के स्वरूप में पूर्ण परिवर्तन स्वीकार करते हैं, इसलिए वे सामान्य किसी भी अनुभूति से कलात्मक अनुभूति को विशिष्ट मानते हैं। इलियट की स्पष्ट मान्यता है कि कवि का काम नए भावों को ढूंढना नहीं है, अपितु साधारण भावों का उपयोग करके काव्य रूप देने की प्रक्रिया में उनसे ऐसे संवेदनों को व्यक्त करना है जो वास्तविक भावों में विद्यमान थे ही नहीं। ये पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन के पृष्ठ 65 में दिया गया है। बहुधा इलियट की निर्वैयक्तिकता को व्यक्ति से पूर्णतः विच्छिन्न मान लिया जाता है, लेकिन जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, इलियट वैयक्तिकता का निषेध नहीं करते, वरन वस्तुनिष्ठता को प्रमुखता देते हैं। इलियट वैयक्तिकता का बस इतना ही मतलब है वस्तुनिष्ठता के प्रति समर्पण। वैसे द इज अ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने स्वीकार किया ही है कि व्यक्तित्व का अतिक्रमण न कवि के लिए संभव है न आलोचना के लिए। काव्य में 3 स्वर में यद्यपि वे सर्वाधिक महत्व नाट्य स्वर को देते हैं,
जो निर्वैयक्तिकता की ही परिणति है। लेकिन जब वे शेक्सपियर की आलोचना करते हैं तो कहते हैं, यदि आप शेक्सपियर को पाना चाहते हैं तो वह आपको केवल उन पात्रों में मिलेगा जिनकी उसने सृष्टि की है। इससे स्पष्ट है कि इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत व्यक्तित्व का निषेध नहीं अपितु उसका समर्पण है। वे कहते हैं, कला संवाद के लिए अनिवार्य है कि कलाओं का अनुशीलन करते समय व्यक्ति सब कुछ का, यहाँ तक कि अपने वंश वृक्ष का भी समर्पण करके इस कार्य में प्रवृत्त हो। इस प्रकार इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भारतीय साधारणीकरण से साम्य रखता है। इसमें व्यक्तित्व का पलायन, व्यक्तित्व का निषेध नहीं है अपितु वस्तुनिष्ठता के प्रति समर्पण है। इनका वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत निर्वैयक्तिकता की पुष्टि करता है। इलियट कला के लिए का उद्घोष करने वालों की तरह उसे सामाजिकता, नैतिकता और धार्मिकता के बंधन में नहीं जकड़ते हैं। इस प्रकार इलियट ने कलावादियों, मार्क्सवादियों और यथार्थवादी समाजवादियों से भिन्न एक संतुलित आलोचना दृष्टि का सूत्रपात किया। जहाँ तक परंपरा की प्रासंगिकता का प्रश्न है, यह हमारे मस्तिष्क को पुनः सोचने के लिए अवश्य विवश करती है। परंपरा और विरासत के प्रश्न पर टी.एस. इलियट ने कुछ दिलचस्प दलीलें दी हैं, जिनमें से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। उनका सुझाव है कि लेखक में एक इतिहास चेतना का होना जरूरी है जो उसे लिखने के लिए बाधित करे, न केवल खुद अपनी पीढ़ी को अपनी हड्डियों में समोकर ही, बल्कि इस भावना के साथ भी कि होमर से लेकर यूरोप का समग्र साहित्य और उसके अपने देश का समग्र साहित्य भी उसके साथ साथ अस्तित्व रखता है और समव्यवस्था की रचना करता है। यह केवल आंशिक रूप में सत्य है, कारण कि वर्तमान से बाहर अतीत का कोई अर्थ नहीं है और प्रत्येक वर्तमान अतीत को अपनी कसौटी पर परखता है। आलोचक के लिए जो बातें सबसे अधिक महत्व की हैं वह यह कि वह परख कैसे की जाती है, किंतु इलियट ने परंपरा के बारे में अपने जिस दृष्टिकोण का परिचय दिया है वह तत्वतः निष्क्रिय है। कोई भी कवि पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होता। उसका महत्व उसकी सराहना मृत कवियों और कलाओं के साथ उसके संबंध की सराहना होती है। अकेले अपने आप में पूर्ण रूप से सार्थक नहीं होता, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मुकाबले और तुलना अपने आप में उसका मूल्यांकन के बीच स्थापित करना होगा। अतीत और वर्तमान दोनों के प्रति निश्चय ही यह एक कुत्सित व्यवहार है। यदि इन दोनों के बीच कोई जीवित संबंध है तो यह मुकाबले और तुलना का संबंध नहीं है। यह सच है कि हम प्रत्येक कवि को संपूर्ण के एक अंश के रूप में ही परखते हैं, किंतु एक ऐसे अंश के रूप में नहीं जिसे उनकी विरासत ने बांधकर निरा निष्क्रिय बना दिया है। कवि या उपन्यासकार मृत संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं है, वह अतीत का उपयोग करता है, न केवल खुद अतीत को ही बदलने के लिए अपनी निजी उपलब्धियों द्वारा, बल्कि वर्तमान को भी बदलने के लिए। संस्कृत एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें जीवन के अभाव को गहरा बनाने के काम में लाना है। वह केवल सौंदर्यानुभूति में डूबने उतरने की चीज़ नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि इलियट इस बात को आंशिक रूप में समझते हैं, कारण कि अपनी भूमिका में ही उन्होंने स्वीकार किया है कि शेक्सपियर के मुकाबले में दांते को अधिक पसंद करने के परिणामस्वरूप उन्हें संस्कृति को जीवन के एक ऐसे सक्रिय अंग के रूप में देखना पड़ता है जिसमें नैतिकता, धर्म और राजनीति का भी प्रवेश है। प्रत्येक नई कृति परंपरा शीर्षक लेख में लिखते हुए इलियट कहते हैं, अतीत की कृतियों की समूची मौजूदा व्यवस्था को चाहे कितनी ही आंशिक रूप में क्यों न हो बदलती है। बिल्कुल ठीक, किंतु वे कौन सी शक्तियाँ हैं जो इस परिवर्तन के पीछे हैं? यह परिवर्तन किस प्रकार होता है? हम अतीत को उसी रूप में परखते हैं जिस रूप में हमें जीवन उसे परखने के लिए बाध्य करता है, और हमारा यह जीवन न केवल हमारी विरासत से ही बल्कि हमारे अपने समय के वर्ग संघर्षों तथा आवेशों से भी निर्धारित होता है। हम केवल अतीत को ही नहीं देख सकते, हमें पहले वर्तमान को देखना है जो सदा परिवर्तन की प्रक्रिया में से गुजरता है।
और सदैव आगे बढ़ता है।